बैंक के एग्जीक्यूटिव पोस्ट को हाल ही में क्रैक किया, क्वालिफाई किया और उसमें कुछ ही महीने काम करने के बाद उस जॉब को क्विट कर दिया। इससे पहले आप किसी क्लास में आपने टॉप किया था तो वो था, आज आप क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। मैं जानना चाहूँगा कि कितने एग्जाम्स आपने क्वालिफाई किए। आपने जो सबसे मजबूत बात बताई वो है कि मॉक से ही होगा सिलेक्शन। हाँ, फेलियर से ये सीखा कि टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए एंड कितना पेशेंटली एंड परसिस्टेंस रहने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा पहाड़ उठाया था, अब मैंने इसको धर दिया, अब हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम एक हफ्ते एक महीने हम रेस्ट पे चले जाते हैं। सो मैम आप मैनेज कैसे कर रहे हो कि आपने एक तरफ से कहा कि आप टाइम को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हो और आप साथ में प्रिपरेशन भी कर रहे हो और साथ ही साथ मुझे पता चला कि आप जॉब भी कर रहे हो। तो मैम आप हमारे बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहते हो? परिंदों को मिलेगी मंजिल, यकीनन उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। वेलकम बैक। मैं नवनीत तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का अड्डा 24/7 के वायरल टॉक्स के एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी पर्सनालिटी से, एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने हाल ही में IDBI बैंक के एग्जीक्यूटिव पोस्ट को क्वालिफाई किया। सो महक जी, सबसे पहले तो मैं अड्डा 24/7 के वायरल टॉक्स के शो में आपका स्वागत करता हूँ। हेलो सर एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ओके, सो मैम आप काफ़ी स्टूडियस रही हैं इसका मतलब। तो मैम आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या रहा है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, मतलब आपने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है, आपने मास्टर्स में क्या कर रखा है, प्लीज़ मैम हमारे बच्चों को बताइए। सर मैंने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया था फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आफ्टर दैट मैंने MA इन इकोनॉमिक्स परस्यू किया था, मैंने वो किया। उसके बाद मैंने BEd भी कर रखी है ओके, एंड साइड बाय साइड आई वाज अपेयरिंग फॉर दीज गवर्नमेंट एग्जाम्स। वेरी नाइस। सो आपने बीएड भी कर रखा है, हाँ जी। इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी आपका है। सो मतलब आपका क्या मतलब बचपन से आप बैंकर बनना चाह रहे थे? लेकिन अगर आप बैंकर बनना चाह रहे थे तो आप फिर आप बीएड ना करके रखे होते, यानी कि बीएड करने का मतलब ये वही हो गया आप टीचर बनना चाह रहे होगे। तो मतलब आप स्टार्टिंग में क्या अलाइन नहीं किए थे अपने करियर को कि मुझे यहीं पर जाना है? और मैं ये भी जानना चाहूँगा साथ ही साथ कि क्या ऐसा सीन आपके माइंड में आया कि मतलब क्या ही हुआ आपके लाइफ में कि आपने स्विच किया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बैंकर ही बनना है? सर एक्चुअली मेरी जो मम्मी है वो भी गवर्नमेंट टीचर है, तो गवर्नमेंट जॉब में जाने की इंस्पिरेशन मेरे को उन्हीं से ही मिली थी ओके, कि मेरे को भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए आगे जाके। एंड मेरे घर वालों को था कि मैं टीचिंग में भी करूँ करो, हाँ, ठीक ट्राई, है। तो इस वजह से मैंने BEd करी। लेकिन बैंकिंग का मैंने इसलिए किया कि मेरे को ऐसी फीलिंग है कि उसमें रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी भी रहती है, तो टाइम ड्यूरेशन उसमें काफ़ी कम रहता है। एंड मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड भी था, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी उस तरफ भी जाने के लिए, इसलिए मैंने बैंकिंग और टीचिंग एग्जाम्स दोनों पर ही फोकस किया था, साइड बाय साइड। साइड बाय साइड, ओके, वेरी नाइस। मतलब आपके मदर टीचर थी इसलिए आपने बीएड किया कि आपको लगा कि आप हो सकता है आने वाले टाइम पे आप टीचर के लिए भी परस्यू कर सकते हो, टीचिंग की पोस्ट के लिए। और साथ ही साथ आपने इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से थे तो आपने कहा मैं बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकती हूँ, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि बचपन से आपका जो स्टडी जोन था कैसा था? मतलब क्या आप बचपन से टॉपर थे या फिर एवरेज थे? क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं इस बात से कि अगर आप बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे रहोगे तभी आप आज के कंपटीशन को क्रैक कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप एवरेज हो तो आपकी कोई कीमत नहीं। क्या ऐसा सच है? क्या ऐसा आप मानते हो कि अगर आप बचपन से बहुत स्मार्ट रहोगे, बहुत ज़्यादा मतलब हाईली एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहोगे तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, ऐसा कुछ है? नहीं सर, आई फील दिस इज़ ऑल मिथ। मैं अपने टाइम पे स्कूल में आई वाज एवरेज, बट देन आई गॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी आफ्टर दैट। तो हाँ, मैं पढ़ाई में अच्छी थी, आप कह सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर कोई बहुत अच्छा है तो वही एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि मेरे आसपास में ऐसे बहुत से बच्चे थे जो एवरेज होते हुए भी इनफैक्ट UPSC तक भी क्लियर कर चुके हैं, ओके, क्वालिफाई वेरी कर नाइस। चुके हैं। तो ऐसा ये सब एक मिथ ही है। मतलब इट्स कहने का ऑल मतलब ऑन ये है हार्ड कि वर्क इट्स ऑल ऑन हार्ड वर्क, एंड स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क, एज वेल एज आपकी जो करंट सिनेरियो में जो कंसिस्टेंसी है, जो डिसिप्लिन है अपनी पढ़ाई को लेकर के, वो मैटर करती है। आप आज से पहले 10 साल पहले या फिर 5 साल पहले या 3 साल पहले आप किसी स्कूल में किसी क्लास में टॉपर रहे थे तो मैम थे, एग्जैक्टली हो नहीं। उससे आज की डेट में कोई फर्क नहीं आज पड़ता। हो नहीं, है ना मैम? आज हाँ से जी। पहले आप किसी क्लास में आपने टॉप किया था तो वो था, आज आप क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। अगर आज से आपने अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्गर बनाना शुरू कर दिया, हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली आप भी आज के टाइम के हर एक कंपटीशन को क्रैक कर सकते हो। जैसे कि मैम ने बताया कि इनके कई सारे फ्रेंड्स UPSC को भी क्वालिफाई कर चुके हैं, बहुत शानदार बात। तो मैम मैं जानना चाहूँगा कि कितने एग्जाम्स आपने क्वालिफाई किए या फिर अभी भी आप प्रिपरेशन फेज में हैं और अभी भी आप एग्जाम्स दे रहे हैं, है ना? तो मैं जानना चाहूँगा कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिनके ऊपर आपने काम किया हुआ है? सर मैंने SBI PO प्री क्वालिफाई कर रखा है, IBPS कर रखा है, FCI असिस्टेंट ग्रेड A के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका भी मैंने प्री क्वालिफाई कर रखा है। बट माय मेन फोकस इज़ RBI ग्रेड B। ओके, तो बेसिकली मैं उसी पे ही फोकस करती हूँ। लास्ट ईयर मेरा बस 0.5 से मिस हुआ था उसका प्री, एंड दिस ईयर ऑल्सो आई हैव अपेयर्ड फॉर द सेम एग्ज़ाम,
तो अभी तो एग्ज़ाम ही हुआ है, तो देखते हैं आगे क्या होगा अच्छा, उसमें। मतलब प्री एंड मेंस में आप अपीयर कर रहे हो, बट कहीं न कहीं किसी न किसी छोटे से नंबर्स की वजह से, है ना, हाँ, 0.5 0.25 की वजह हाँ से आप जी, क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हो। दैट्स सो प्योरली लक आई फील। हाँ, बिल्कुल मैम, ऐसा भी होता है कई बार कि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बट जब 0.5 और 0.25 की वजह से बच्चा क्वालीफाई नहीं कर पाता, तो मैं भी उसको लक ही बोल रहा होता हूँ। अदरवाइज़ 0.25 0.5, है ना, तो इसको हम ये नहीं कह सकते बच्चे ने हार्ड वर्क नहीं किया होगा। हाँ सो जी, डेफिनिटली आपने बहुत मेहनत की होगी, तभी आप इतना क्लोज़ जा रहे हो। और जब हम लगातार काफ़ी क्लोज़ होते हैं किसी एक दरवाजे के, तो बस हमें वापस नहीं होना होता है, हमें बस ये ध्यान में रखना होता है कि हमें अपने एफर्ट्स को लगातार जारी रखना है, और आसानी से हम एक ना एक दिन उसको क्रैक करेंगे ज़रूर। सो आप इंस्पिरेशन है कि आप बच्चों को, बच्चे हमारे देख सकते हैं इनको कि इन्होंने कितने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर रही हैं, और आज भी लगातार हर एक एग्जाम के लिए सीरियसली तैयारी कर रही हैं, और डेफिनेटली जितना कम स्कोर, मतलब कितना कम मार्क्स से ये कहीं ना कहीं इनका जॉब रुक जा रहा है, तो डेफिनेटली ये आने वाले टाइम पे ये क्वालिफाई करेंगी ज़रूर, है ना। हमारी बेस्ट विशेस मैम आपके साथ हैं। थैंक यू सर। मैम, मेरा सवाल ये भी है कि जैसे कि आपने बताया कि आपका ये है, तो आपने इतनी सारी प्रिपरेशन कर रखी है, लगातार आप प्रिपरेशन कर भी रहे हो, तो क्या रही है यार, मतलब मैं जानना चाहूँगा, हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और आप प्री भी निकाल रहे हो, मेंस भी निकाल रहे हो, फिर कहीं ना कहीं रुक जा रहा है, तो वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमारे बच्चों को प्लीज़ बताइए। हमारे बच्चे बहुत इन चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं कि क्या होना चाहिए उनका टाइम टेबल, कैसे, आपका क्या टाइम टेबल था, क्या रही होगी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में। सर पहले तो मैंने थोड़े टाइम तक सेल्फ स्टडी करी खुद से। इधर इधर यूट्यूब चैनल्स को देखा कि ओके फाइन कौन सा चैनल मेरे को, कौन सी स्ट्रैटेजी मेरे को सूट करती है। मैंने अच्छे वो भी देखे, इंटरव्यूज़ भी देखे, उनसे देखी उनकी स्ट्रैटेजी की क्या रहती है, एंड देन आई फॉलोड माई ओन। थोड़े टाइम सेल्फ स्टडी करने के बाद आई रियलाइज्ड कि मेरे को बेसिकली कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं पेपर वाली फीलिंग घर पे ले सकूँ। ओके, वेरी नाइस। हाँ जी, तो इसलिए मैंने काफ़ी मॉक्स को सर्च किया कि क्योंकि वो वाली फीलिंग आपको किसी मॉक को देखकर ही आ सकती है। करेक्ट। एग्जैक्टली तो मैंने देखे, एंड देन मैं इसे एक्सप्लोर कर रही थी, तो मैंने अड्डा 247 के बारे में, मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को बताया कि यहाँ पे मॉक्स भी रहता है, क्लासेस भी होती हैं, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल रहता है इनका, एंड इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ता है, और इंटरनेट से आजकल सब कुछ हो ही जाता है। तो मैंने वो सब देखा, एंड देन मैंने इनके मॉक्स और इनका स्टडी मटेरियल लिया। तो मॉक्स मेरे को इनका काफ़ी अच्छा लगा। आई फील कि वो जो लेवल रहा था एग्ज़ाम का और जो इनके मॉक्स का है, तो मॉक्स का मैं कहूँगी वो थोड़ा ऊपर ही रहा, और एग्ज़ाम का लेवल उससे कम रहा। प्लस जो इंटरफेस में वहाँ पे हमें देना होता है एग्जामिनेशन सेंटर में, तो वही सेम इंटरफेस में वो रहता है, यहाँ इनका भी मॉक रहता है अड्डा 247 का। तो मेरे को लगा कि ठीक है, एंड मैंने उसी को ही काफ़ी टाइम तक फॉलो किया, एंड मॉक्स लगाए काफ़ी ज़्यादा, स्टडी मटेरियल से किया, एंड उन मॉक्स को फिर से भी प्रैक्टिस किया एनालाइज करने के बाद। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि उनको एनालाइज नहीं करते, एक बार ही मॉक दे के छोड़ दिया कि ठीक है ये नहीं हुआ, नेक्स्ट मॉक, बट ये गलती होती है, उसको फिर से देना चाहिए एंड अपनी गलतियों को एनालाइज करना चाहिए। तो मैंने उसको काफ़ी बैठ के एनालाइज किया, एंड देन मेरे वीक टॉपिक्स, मेरे को वीक सेक्शंस का पता लगा। उसमें वैसे भी पता लग जाता है वीक सेक्शन, स्ट्रॉन्गर सेक्शंस, ये जो आपके सेक्शंस होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग भी आपको मालूम चल जाता है हाँ कितना जी, टाइम आपने किस क्वेश्चन को दिया, उससे मालूम चल एग्जैक्टली जाता है। तो वो उससे सब पता लगता रहता है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है। तो मैंने वहाँ से वो निकाला कि मेरा कौन सा सेक्शन वीक है, प्लस मुझे वहाँ से पता चला कि मेरा कौन सा एरिया स्ट्रांग है। जैसे रीजनिंग मेरा स्ट्रांग था, तो मेरे को पता लग गया कि मेरे को उसमें कितना टाइम देना है, एंड क्वांट मेरा वीक था पर्सनली, तो उसमें मेरे को ज़्यादा टाइम देना था। तो उस हिसाब से मैंने अपना टाइम मैनेज किया, और अपने वीकर टॉपिक्स पे ज़्यादा काम करके उनमें बेसिकली ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस करी। तो आई फील मॉक्स काफ़ी यूज़फुल रहे मेरी उस प्रिपरेशन के लिए। मॉक्स काफ़ी यूज़फुल रहे आपकी प्रिपरेशन के दौरान। तो मॉक्स तो हम लोग अपने हर सेशन में बच्चों से बोल भी रहे होते हैं कि बच्चों, मॉक्स से ही होगा सिलेक्शन। अपने कई बार, मैंने पिछली बार भी एक बच्चे का इंटरव्यू किया था जिन्होंने पीओ क्वालिफाई किया था, तो उन्होंने भी सीधा यही जवाब दिया कि सर मॉक्स से ही होगा सिलेक्शन। क्योंकि वो स्पीड के लिए, एक्यूरेसी के लिए मॉक्स ही सबसे बेस्ट रहते हैं। मॉक्स ही सबसे बेस्ट रहते हैं। मैम, मैं जानना चाहूँगा, जब हम मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें बहुत लेंदी लगते हैं, राइट? तो क्या लेंदी क्वेश्चन को हमें क्विट कर देना चाहिए, या फिर हमें, मतलब क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या, देखिए, क्वेश्चन तो अगर हम पीओ लेवल के एग्जाम्स दे रहे हैं तो क्वेश्चंस कई सारे लेंदी भी होते हैं, कई सारे वन लाइनर भी होते हैं, टू लाइनर्स भी होते हैं, तो क्या आपका अप्रोच होता है किसी भी एक मॉक को सॉल्व करने का? सर मेरा तो यही अप्रोच रहता था, जो मेरे से हो सकता है मैं पहले वो करती थी, उसके बाद मैं वो देखती थी जो मैं कर सकती हूँ। ओके। तो मैं ऐसे ही चलती थी, एंड वो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि उससे आपका टाइम भी मैनेज हो जाता है, और उससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन अगर आपसे होते रहते हैं तो उनमें एक वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देते प्रेशर हैं। नहीं बनता ब्रेन के ऊपर, प्रेशर नहीं करेक्ट, बनता, बहुत राइट। शानदार बात। और एक चीज़ और भी मैंने अपने बच्चों से शेयर कर रखी है कि जब हम मॉक्स दें, है ना, तो वहीं से प्रैक्टिस बनती है हमारी। हम यही चीज़ एग्जाम में भी कर रहे होते हैं जो हम मॉक्स में कर रहे होते हैं।
सो आप बताइएगा कि ये सही है कि नहीं है कि हम जब मॉक्स बच्चे दे रहे होते हैं तो मेरा सजेशन उनको ये रहता है कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक किसी तरह से पेपर को पूरा विजिट करने की कोशिश करो। आपको जो आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं आप उनको सॉल्व करते चलो। जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार ये डिफरेंट है, ये नया क्वेश्चन है, उस पर बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। सबसे पहले अगर आप जल्दी जल्दी करके आप अपने हर एक पूरे पूरे सेक्शन को एक बार आपने क्रॉल कर लिया कि अच्छा ये क्वेश्चन मेरे से हो गए, अब जो नहीं हुए उसमें तो कलर ऑप्शन आता है कि हाँ ये मार्क फॉर रिव्यू छोड़ हाँ दिया, जी। ये कर दिया। अब हमारे पास हमारा समय भी बच चुका है। अब हमारे पास जो टाइम रिमेनिंग है उतने टाइम में हम उन क्वेश्चन पर जंप कर सकते हैं जो हमने क्वेश्चन छोड़े थे। इससे क्या होता है कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पेपर का पूरा एक बार सिनेरियो चेक कर चुके होते हो, आपको पता चल चुका होता है कि कौन सा लेवल पता क्वेश्चन, लग जाता है लेवल कि पता चल जाता है मॉडरेट और है कितने या क्या। क्वेश्चन आप कर सकते हो कितने नहीं, ये भी आपको मालूम चल जाता है। और इससे बेनिफिट ये भी मिलता है कि स्टार्टिंग में अगर हम क्या कर रहे होते हैं, अगर किसी एक दो क्वेश्चन पर फंस जाते हैं और कभी कभी एग्जामिनर एक अप्रोच रखता है आखिरी में इजी क्वेश्चन रख देता है, हाँ, एग्जैक्टली। तो इससे भी हम लोग सेफर जोन में चले जाते हैं कि हमने पूरा पूरा पेपर विजिट कर लिया, हमने आखिरी से स्टार्टिंग से लेकर हर जगह पूरा क्वेश्चन कर डाले हैं, अब जो क्वेश्चन नहीं हो रहा वो हम बाद में कर लेंगे। तो क्या ये अप्रोच बिल्कुल सही है बच्चों के हाँ लिए? जी सर, क्योंकि पहले आप अपना एग्जैक्टली देखते रहो। अब जैसे रीजनिंग में होते हैं इनइक्वालिटी होती हम्म है, मैथ्स में क्वाड्रेटिक आता है हम्म या फिर नंबर सिस्टम होता है, तो वो चीज़ें पहले हो जाती हैं। हम्म एरिथमेटिक टाइम कंज्यूमिंग होती है, हम्म, तो मैं भी वो स्किप करती हुई चलती थी। मैं देखते ही छोड़ देती थी, ओके फाइन इसको मैं देखूंगी ही बाद देखूंगी में। बाद में, हाँ करेक्ट। हाँ, तो उस वजह से क्या था कि जो ऐसे करके 10-12 क्वेश्चन तो आपके स्मूथली निकल जाते हैं। हम्म उसके बाद देन ये एनालाइज किया, अच्छा चलो ठीक है अब ये वाला है हम्म, डुएबल, तो उससे करके और ज़्यादा हो जाते हैं। तो आई फील ये स्ट्रैटेजी हमेशा काम करती है, ये स्ट्रेटजी हमेशा काम चाहे वो मेंस में ही क्यों ना हो, हम्म, ये स्ट्रैटेजी वहाँ पे भी काम करती है। करती है। बहुत अच्छा। सो महक जी काफ़ी अच्छा लगा, आपने बहुत सारी नई चीज़ें बताई, हमारे स्टूडेंट्स को भी जान करके अच्छा लगा होगा। और आपने जो सबसे मजबूत बात बताई वो है कि मॉक से ही होगा सिलेक्शन। मॉक अगर हमारे पास अगर हम मॉक्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं और मॉक्स के अगर हमारे पैटर्न हमें मालूम चल चुका है कि मॉक्स को दिया कैसे जाता है, तो सीधा सीधा हमको कहीं ना कहीं उसका एग्जाम में रिफ्लेक्शन नजर आता है। अगर मॉक्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो एग्जाम में भी नंबर अच्छे आते हैं। मैं मेरा एक सवाल आपसे बहुत ही मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आपसे पूछ ही लूँ कि आपने कई सारे एग्जाम्स दिए, कई सारे एग्जाम्स में आप डिस्क्वालीफाई भी हो, है ना, आप किसी में प्री नहीं निकाल पाए, किसी में मेंस नहीं निकाल पाए। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपने अपने फेलियर से कुछ सीखा, और अगर सीखा तो हम प्लीज़ आप हमारे बच्चों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये भी कहीं ना किसी लाइफ के मोड़ पे फेल हो रहे होते हैं, पास हो रहे होते हैं। तो क्या आपने अपने लाइफ में उन फेलियर से क्या चीज़ें सीखी और क्या आपने अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया? अब सर फेलियर और सक्सेस तो लाइफ का पार्ट ही है, ये तो चलते ही रहते हैं। हम्म बट यही है कि बेसिकली वहाँ से ये सीखा कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। अब एक एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो उसकी वजह से बच्चे काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं, ये सोच के ओ मेरा वो एग्ज़ाम नहीं हुआ, इस वजह से नेक्स्ट एग्ज़ाम भी ख़राब हो जाता है। तो उससे ये है कि फेलियर से आप कितना, और आपका फोकस वहाँ पे लूज़ होने लग जाता है। तो बेसिकली उस टाइम पे ये सोचना चाहिए था कि ये जर्नी को हमने शुरू ही क्यों किया था, कहीं तक जाने के लिए तो हमने शुरू किया ही था। तो हाँ, फेलियर से ये सीखा कि टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए एंड कितना पेशेंटली एंड परसिस्टेंस रहने की ज़रूरत है इस पूरे प्रोसीजर में। क्या बात है, मतलब वही वाला हाल है कि मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ पर रुकने के लिए नहीं और आगे जाने के हाँ लिए। जी। करेक्ट, बहुत शानदार बात की। मतलब टाइम मैनेजमेंट इज़ एवरीथिंग। और मैं अपने सेशंस में भी बच्चों को बोल रहा होता हूँ, मॉर्निंग क्लास में भी या फिर 10 AM की क्लास में भी, कि जब हम किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, हम एग्ज़ाम देकर आते हैं, सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं। हम एग्ज़ाम देकर आते हैं, हमको लगता है कि अब यार मैंने बहुत बड़ा पहाड़ उठाया था, अब मैंने इसको धर दिया, अब हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम 1 हफ्ते 1 महीने हम रेस्ट पे चले जाते हैं। और हम लोग जिस फेज़ में हैं इस टाइम पे, ये कंपटीशन का पूरा एरा है, जहाँ पर हर एक चीज़ शॉर्टकट से बात होती है, शॉर्ट ट्रिक से काम हो रहा होता है। तो पहले ज़माने में क्या था, हम स्कूल लेवल पर थे, तो अगर हम 1 महीने का गैप ले भी लें बट हमारे बेसिक्स माइंड में रहते थे, तो हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ से चीज़ें शुरू हो जाती थी। बट कंपटीशन की लाइफ में क्या है, हर चीज़ शॉर्टकट पे काम कर रहा है, शॉर्ट ट्रिक्स पर बेस्ड है। सो अगर आप 2 से 3 दिन भी अगर आप गैप लेते हो, तो उससे होता क्या है कि आप जितना सीखे होते हो वापस से ज़ीरो पे चला जाता है। एंड सर दिस इज एवरीडे जर्नी, मतलब रोज आपको चाहे आप कम करो पर करना ही है। करना ही कर, एक बार हर टॉपिक को टच करके आओ। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चली हम लोग को, है ना, कि टाइम इज़ एवरीथिंग। और नॉलेज के साथ साथ टाइम को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में जिसको अगर हम आपको 1 घंटा दे दे, 2 घंटा दे दे, तो आप ना कर सको। हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं अप्रोचेबल है, डुएबल है। बट जब बात आती है समय की, जब समय की तलवार लटकती है, तो 2+2 को भी हम लोग 5 लिख कर आते हैं, है ना, क्योंकि प्रेशर एक ऐसा हो जाता है समय का कि यार वो इतना टफ लगने लगता है देखने में कि वो चीज़ें नहीं हो पा रही होती हैं, राइट। सो मैम के अकॉर्डिंगली मैम ने बताया कि जब भी हमने किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वहाँ पर जो बड़ा रीज़न रहा वो रहा टाइम, कि मैं एक एग्जाम को क्वालिफाई कर पाई नहीं कर पाई, तो उसके बाद मैंने एक लॉन्ग कहीं ना कहीं समय को वेस्टेज में चला गया हम लोग का, है ना मैम, कह सकते हैं। और इसकी वजह से फिर हमारा नेक्स्ट एग्जाम भी अफेक्टेड रहा। ओके, सो मैम हमारा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने अभी बताया कि आप टाइम को लेकर के कॉन्शियस हो चुके हो काफ़ी, है ना, जिससे कि आप अपने अगले एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। लेकिन मैम मुझे स्टार्टिंग में आपसे ये भी पता चला था जब आप हमारे ऑफिस में आए थे, तो कि आप एक
किसी प्राइवेट कंपनी में या फिर किसी स्कूल में शायद, है ना, हाँ जी। किसी स्कूल में जॉब भी कर रहे हो। सो मैम आप मैनेज कैसे कर रहे हो कि आपने एक तरफ से कहा कि आप टाइम को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हो और आप साथ में प्रिपरेशन भी कर रहे हो और साथ ही साथ मुझे पता चला कि आप जॉब भी कर रहे हो, तो मैम कैसे कैसे बैलेंस कैसे कर पा रहे हो इन चीज़ों को? सर ये भी चीज़ मैंने फेलियर से ही सीखी कि उस टाइम पर मैं अगर जैसे फेल हो गई उसके बाद टाइम वेस्ट करना और ये सब, लेकिन अब क्या हुआ कि मैंने जॉब ज्वाइन करी है तो उस वजह से थोड़ा टाइम मेरा वहाँ भी जाता है और थोड़ा टाइम मैं घर पे आके पढ़ भी पाती हूँ। तो सुबह थोड़ा दिन में जाके एक रिफ्रेशमेंट काइंड ऑफ भी हो जाता है एंड बेसिकली मैं उस चीज़ के टच में भी रहती हूँ कि मुझे कैसे पढ़ना है एंड बाहर निकलो तो कंपटीशन का और पता लगता है। करेक्ट। तो उससे एक और मोटिवेशन मिलती है कि नहीं आपको अभी और आगे जाना है, यहाँ पे रुक कर कुछ होगा नहीं। तो इस वजह से मैं सुबह या शाम जैसे ही मेरे को पॉसिबल मैं कर पाती हूँ तो मैं उसमें अपना टाइम निकाल के साइड बाय साइड अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही हूँ क्योंकि मेरे को आगे कोई ना कोई एग्जाम्स तो देने ही दे हैं नहीं देना है। इसलिए। और बहुत ही अच्छा प्रोफेशन आपने चूज किया टीचिंग का, जिससे हाँ कि आप जी। चीज़ें रिवाइज भी कर ले जाते होगे, है ना, हाँ आपको जी। हाँ समय जी। मिलता होगा तो आप चीज़ों को रिवाइज भी करते होगे। ये बहुत ही अच्छा है। सो काफ़ी मतलब आपके लिए हेक्टिक भी होता होगा, बट मतलब हाँ। बीइंग अ फीमेल आपको घर पे भी देखना है ना, मम्मी को भी देखना है, पापा को भी देखना है और साथ ही साथ आपको अपनी जॉब पे भी फोकस करना है और साथ में आपको प्रिपरेशन भी करना है। प्रिपरेशन। हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स हो जो प्योरली फ्री होते हैं, है ना, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए घर वालों ने उनको कह रखा है कि आप बेटा सिर्फ पढ़ाई करो, और उसके बाद भी वो अपने आप के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर सोच रहे होते हैं कि यार हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, है ना। हाँ सो जी। बच्चों मैं कहना चाहूँगा एक बहुत ही हमारे सामने जो मैम है वो एक इंस्पिरेशन है हम लोग के लिए, है ना, कि कितना सब कुछ ये मैनेज कर रही हैं और उसके बाद भी इनके अंदर जो जज्बा है, जो जुनून है कि यार इनको एग्जाम क्वालिफाई करना ही करना है, वो उससे ये डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही है। अपना ये स्कूल में भी अपने जिस भी जॉब कर रही है, जिस भी स्कूल में, वहाँ पर भी इनको पूरा टाइम देना पड़ता है और प्राइवेट जॉब है तो जाहिर सी बात है अपना ये नहीं हम कह सकते कि सिर्फ वो अपनी ही तैयारी कर रही होंगी, वहाँ पर भी इनको अपना टाइम देना है, अपना एफर्ट देना है, अपना हार्डवर्क देना है, उसके बाद इनको अपने घर पे भी देना है, उसके बाद साथ ही साथ अपना इनको प्रिपरेशन भी करना है ना। तो ये चीज़ें हमें सीखनी होंगी कि हम जिस चीज़ के लिए हमारे जो माइंड में गोल चल रहा होता है, जो हमारा ड्रीम होता है, हमें उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। रास्ते में संघर्ष बहुत होता है, रास्ते में हर्डल्स बहुत होते हैं, बट हमें हर एक हर्डल को, और कहते नहीं है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा मैम उतनी बड़ी सफलता हाँ होगी। जी। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है तो समझ जाओ शायद शायद आप गलत ट्रैक पर हो। जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी सफलता, है ना। एग्जाम होता जरूर है, आपका आईबीपीएस भी आपका एग्जाम लेगा और ऊपर वाला भी आपका एग्जाम ले रहा होता है, तो समझ लो जब आपके जीवन में संघर्ष बड़ा हो रहा है तो समझ जाओ आपको रिजल्ट भी बहुत बड़ा मिलेगा अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हो तो। सो मैम हमारा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आप हमारे बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहते हो, क्योंकि ये भी सबके सब प्रिपरेशन वाले में ही है ना, यानी कि ये भी उसी जर्नी में है जिस जर्नी में आप हो, बट आप एक कहीं ना कहीं एक लेवल ऊपर हो चुके हो, आप एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप, है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे बच्चे को भी थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, इनको भी थोड़ा सा एक एडवाइस दे दीजिए कि कैसे इनको अपनी तैयारी करनी चाहिए। सर पहले तो यही है कि वो अपना फोकस ना लूज़ करे। एक एग्ज़ाम के बाद फेलियर के बाद बच्चे नॉर्मली फोकस ही लूज़ करते हैं कि नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, बट यही है इसमें कि आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। रोज़ चाहे थोड़ा थोड़ा करना है लेकिन करना ही है। एंड मॉक्स तो मस्ट ही हैं, वो तो देने ही देने चाहिए, चाहे हफ्ते में 3 बारी 4 बारी। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको एनालाइज करना, आपके वीकर सेक्शन, आपके स्ट्रॉन्गर सेक्शंस, इनको एनालाइज करके निकालना कि ओके फाइन आप किस चीज़ में अच्छे हैं और किस चीज़ में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आई फील मॉक्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। एंड कुछ ऐसा भी करना चाहिए जो उनको खुद को अच्छा लगे, दिन का थोड़ा टाइम ऐसा भी अपने लिए रखना चाहिए जिससे कि वो अच्छे से पढ़ाई भी कर सकें। अगर पूरा टाइम पढ़ते ही रहते माइंड हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए आप कहना एग्जैक्टली चाहते हो? माइंड ओके। रिफ्रेशमेंट के लिए अगर पूरा टाइम पढ़ते ही रहो तो फिर एक पॉइंट के बाद फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है कि पढ़ाई पढ़ाई चल रही है। एंड रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आई फील वीकेंड्स पे सबको एक अपने लिए रिवीजन रखनी चाहिए कि पूरे वीक में हमने क्या पढ़ा और क्या वो करा। ओके। बहुत शानदार बात मैम ने बोली कि कहीं ना कहीं हमें रिफ्रेशमेंट तो चाहिए होगा। ब्रेन है अगर प्रेशर में रहेगा हर टाइम पे, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाएगा तो आप जो आसान चीज़ें होंगी वो भी आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, है ना। हाँ तो जी। उसके लिए रिफ्रेशमेंट के लिए तो चाहिए ही चाहिए। बट हाँ ये भी ध्यान रहे कि रिफ्रेशमेंट के चक्कर में आप एक लंबा समय ना खराब कर दो अपना, है ना। तो ज़्यादा समय आप अपनी पढ़ाई को दो, बट थोड़ा सा टाइम अपने लेजर टाइम में आप अपने रिफ्रेशमेंट को आप अपने दे सकते हो। आप थोड़ा सा घूम फिर लो, है ना, थोड़ा सा किसी से बात कर लो, बट याद रहे कि दिमाग आपको कंट्रोल ना करे, आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, क्योंकि दिमाग तो कहेगा कि यार किसी को फोन मिला के आप 1 से 2 घंटा आप बात करो, है ना। आप काफी एक लंबा समय उस पर बर्बाद कर सकते हो अपना, लेकिन आप अपने दिमाग को लगातार एक सिग्नल दो कि नहीं यार मुझे प्रिपरेशन करनी है। आप अपने हैबिट में रहो कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है ना। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। और मैम आईडीबीआई का अभी भी नोटिफिकेशन आया हुआ हाँ जी। है ना, जिस एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई करके क्विट किया। सो इसके लिए भी इनको गाइड चुकी हैं उनकी नोटिफिकेशंस, है ना। और 3 जून से इसका जो मैम फॉर्म है वो फिलअप होना शुरू हो जाएगा। और सो स्टूडेंट्स हम चाहेंगे कि आप इसका फॉर्म ज़रूर भरें। और मैम ने जॉब क्विट की उसके पीछे का रीज़न बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स पे अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने
सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि बीइंग अ फीमेल इनकी पोस्टिंग एक नए शहर में, नए स्टेट में हुई, जहाँ पर इनके फैमिली वालों ने इनको अलाउ नहीं किया, है ना। बट सबके साथ ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और अच्छा पैकेज भी दे रहे होते हैं मैम, है ना। जो हाँ जी। जॉब है उसमें पैकेज भी बहुत अच्छा है, तो मेरे प्लस ख्याल से आगे ग्रोथ भी थी उसमें। ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है उसमें, है ना। तो ये मत सोचना कि मैम ने क्विट किया तो हमें जॉब में नहीं जाना है, यानी कि हमें उस फॉर्म को नहीं फिलअप करना है, करेक्ट। सो आप लोग बिल्कुल उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो और एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी वहाँ पर है, आपका वेट कर रही है। उसमें आप लोग तुरंत अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और वहाँ पर जाके सर बैठें। मैं बताना चाहूँगी, हम्म। जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पे एग्जीक्यूटिव लगे हुए थे, वो प्रमोट भी हो चुके हैं एज असिस्टेंट हाँ जी मैनेजर। मैम, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि उसमें ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है ना। हाँ जी। लेकिन लोगों को ये भी डर रहता है कि उसके बाद वो निकाल देते होंगे, क्या ऐसा कुछ है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट 2.5 से 3 इयर्स के बाद वो आपको असिस्टेंट मैनेजर पे प्रमोट भी कर देते हैं। प्रमोट भी कर देते हैं। वो हाँ एक जी। उनका क्लॉज़ है कि अगर आप परफॉर्मिंग नहीं रहोगे तब तो फिर किसी भी कंपनी हाँ में, जी, किसी भी वो तो जॉब में चले किसी जाओगे भी तो वो तो रहेगा जॉब ही। में रहता अब तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी जब से गवर्नमेंट नहीं आई उसमें भी होता है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आपको हम रिटायरमेंट घोषित कर देंगे। है। तो हाँ जी। रूल्स तो स्ट्रिक्ट होते ही चले जा रहे हैं, लेकिन अगर आप एक परफॉर्मिंग एसेट हो किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बैंक के लिए, तो आप कभी नहीं निकाले जाओगे। और हम लोग धीरे-धीरे जब एक फास्ट ट्रैक कोर्ट पे जाते हैं ना, फास्ट ट्रैक रोड पर जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी स्पीड बढ़ जाती है। हम परफॉर्मिंग नहीं भी होते हैं, वो हमें परफॉर्मिंग बना देते हैं, हाँ जी। राइट। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपके साथ कुछ भेदभाव होगा या फिर आप वहाँ पर जाओगे 2 से 3 साल बाद आपको हटा दिया जाएगा, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे मैम के ऐसे फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पर पोस्टेड हैं और आज भी वहाँ पर पोस्टेड बल्कि प्रमोटेड भी हो चुके हैं, राइट। सो थैंक यू मैम, बहुत ही हम लोग के बीच में एक अच्छा डिस्कशन हुआ, हमारे बच्चों को बहुत कुछ जानने को मिला। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हमारे बीच महक मैम बैठी हैं और हम आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, और अगली बार मिलेंगे किसी और एक नए कैंडिडेट के साथ, किसी एक नए पर्सनालिटी के साथ, किसी एक नए बच्चे के साथ जिन्होंने एक बड़ी अचीवमेंट अपने जीवन में हासिल की होगी। थैंक यू सो मच।